वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स, पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जब बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं वे वैसी ही हैं जैसे कि सामान्य अर्थशास्त्र की अवधारणाएं हैं। यह सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न देशों के बीच, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय शब्द आ रहा है तो उससे आप समझ सकते हैं कि विभिन्न देशों की बात होती है, तो विभिन्न देशों के बीच व्यापार से उत्पन्न होने वाले आर्थिक संबंधों और उससे संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि विभिन्न देशों के मध्य जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो आर्थिक संबंध बनते हैं और व्यापार के कारण आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कि यह विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बारे में, और चूँकि वस्तुओं और सेवाएं एक दूसरे से ली जाती है, दी जाती है, तो परस्पर निर्भरता की बात आ जाती है। तो परस्पर निर्भरता से संबंध भी इसके अंतर्गत स्थापित हो जाता है। इसका अध्ययन जो है वो प्रमुख रूप से वस्तुओं, सेवाओं, साधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों, क्योंकि वस्तु, साधन या सेवा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक जाती है, तो उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों के कारण उपभोक्ताओं के कल्याण पर जो प्रभाव पड़ता है, उनका विश्लेषण करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। कि जब विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात होता है तो विभिन्न तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं विनिमय से रिलेटेड, यानी कि एक्सचेंज से रिलेटेड। तो उन बातों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही परिभाषित करता है। इसीलिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। अब अगर इसकी हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखें तो हम पाएंगे कि आधुनिक विदेशी आर्थिक नीतियों का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था वणिकवादी युग से, जो कि 1500 से 1800 ईस्वी के लगभग का समय था। जो वणिकवादी थे वो ये कहते थे कि किसी भी देश की जो संपन्नता है या शक्ति है, क्योंकि संपन्नता से ही शक्ति प्राप्त होती है, वो ऐसा मानते थे, संपन्नता या जो शक्ति है वह उसके विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। विदेशी व्यापार के कारण धन प्राप्त होता है। यानी कि अगर विदेशी व्यापार हो रहा है तो उससे धन मिलता है, और धन से शक्ति मिलती है, और शक्ति से व्यापार और धर्म का संरक्षण होता है। व्यापार और धर्म का संरक्षण होता है, ठीक है। यानी कि वो ये कहते थे कि अगर एक विभिन्न देशों के बीच अगर व्यापार होता है तो एक देश को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्यात करे और आयात कम से कम करे। यानी कि निर्यात की अगर अधिकता होगी तो ऐसी स्थिति में विदेशों से सोने चांदी की प्राप्ति होगी,
यानी कि विदेशी आय जो आपको प्राप्त होगी वो सोने चांदी के रूप में प्राप्त होगी, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो नेचुरल है कि देश की राजनीतिक स्थिति भी जो है वह मजबूत होगी। ऐसा जो है वणिकवादी अर्थशास्त्री मानते थे। इस प्रकार वणिकवादी अर्थशास्त्री जो थे वह सोने और चांदी को आवश्यकता से अधिक बल देते थे, यानी कि इस पर उन्होंने अत्यधिक जोर दे दिया, जबकि सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की उन्होंने उपेक्षा की। लेकिन अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उन्होंने सोने चांदी की तुलना में उस आर्थिक व्यवस्था को महत्व दिया जिसके अंतर्गत देश में धातुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सोने चांदी पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया, बल्कि वो ये कहते थे कि इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में ज़्यादा जो है वृद्धि होनी चाहिए, जो कि किसी भी राष्ट्र की व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं। फिर वणिकवादी ये मानते थे, उनका एक दृष्टिकोण यह भी था कि जब व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो केवल निर्यातक देश को फ़ायदा होता है, यानी कि निर्यातक देश जो है वही लाभान्वित होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि निर्यातक देश तो लाभान्वित होता है, लेकिन जो है इसमें निर्यातक के साथ आयातक देश भी लाभान्वित होता है, तभी तो व्यापार होता है। अगर एक ही देश जो है लाभ प्राप्त करता जाए, यानी कि निर्यात करने वाला ही प्राप्त करता जाए लाभ को, और आयात करने वाले को कुछ ना मिले, तो ऐसी स्थिति में वो व्यापार करने के लिए तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ही पक्षों को लाभ होता है, दोनों ही पक्षों को जो है फ़ायदा होता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका आधार क्या है और किन दशाओं में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है, या किन दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाता है। अब इसी से रिलेटेड हमारे जो है विभिन्न अध्याय हैं जिनमें हम व्यापार के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिनमें हम लेते हैं एडम स्मिथ व रिकार्डो, ये दोनों ऐसा मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण है वह वस्तुओं की जो उत्पादन लागतें हैं, यानी कि उत्पादन लागतों के अंतर्गत निहित हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि दो देशों के बीच व्यापार इस कारण से होता है क्योंकि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ होता है, या हम कहें कि एक देश एक वस्तु को कम से कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, जबकि दूसरा देश दूसरी वस्तु को कम से कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। यानी कि दोनों ही देशों को हम यूँ कहें कि जो है वो किसी न किसी वस्तु को निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पन्न कर सकते हैं। अतः स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण है वह है लागतों का निरपेक्ष अंतर। किंतु रिकार्डो इस समय में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निरपेक्ष अंतर तो हो ही, निरपेक्ष अंतर
वो तो एक आवश्यक शर्त है ही, लेकिन अगर ये जो है निरपेक्ष लागत अंतर तो जो है ये आवश्यक और पर्याप्त शर्त सिर्फ ये अकेली नहीं है, इसके अलावा लागतों में सापेक्ष अंतर ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण बनते हैं, क्योंकि एक देश जो है वो कोई एक या दो वस्तु को उत्पादन नहीं करता, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन करते हैं। और एक देश ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वस्तुओं या बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में अधिक सक्षम हो, उसकी उत्पादन लागत कम आती हो और दूसरे देशों में वो ज़्यादा आती हो, लेकिन लागतों में सापेक्ष अंतर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण बनता है। तो कुल मिलाकर आगे हम इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों ने ही जो है लागतों में अंतर की बात कही और उन्होंने उत्पादन लागत का जो रूप लिया, यानी कि उत्पादन लागत उन्होंने श्रम के रूप में ली। अब इसके बाद अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में मार्जिनल स्कूल के अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें हम विशेष रूप से हैबरलर को लेते हैं, तो हैबरलर ने श्रम लागत प्रमेय के स्थान पर अवसर लागत प्रमेय को लिया, यानी कि उन्होंने अवसर लागत को आधार माना और उसमें अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव माना। इन्होंने कहा कि केवल जो श्रम है वही उत्पादन का साधन नहीं है, उत्पादन के अन्य साधन भी महत्वपूर्ण हैं। फिर हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो स्वीडन के कुछ अर्थशास्त्री जिनमें हम विशेष रूप से ओहलिन, बर्टिल ओहलिन और हेक्सर, ये दो अर्थशास्त्री लेते हैं जिन्होंने अवसर लागत यानी कि हैबरलर के सिद्धांत की आलोचना की और रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को उन्होंने नए रूप में परिभाषित किया, जिसे कि बाद में हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि उत्पादन लागतों में अंतर के कारण विदेशी व्यापार होता है। ये बात तो उन्होंने रिकार्डो ने बताई, लेकिन वे इस बात को बताने में असमर्थ रहे कि ये जो उत्पादन लागत में अंतर होता है वो क्यों होता है। इस बात को रिकार्डो ने नहीं बताया, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि जिसमें हम हेक्सर ओहलिन को ले रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यद्यपि लागतों का अंतर आवश्यक है, किंतु इन्होंने साथ में यह भी बताया कि लागतों का अंतर विभिन्न देशों में विद्यमान साधनों की निधि यानी कि फैक्टर एंडोमेंट्स और उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के अनुपात पर निर्भर करता है। यानी कि लागतों में अंतर तो होगा, लेकिन ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो फैक्टर एंडोमेंट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि साधनों की निधि, और दूसरा हो गया उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के अनुपात, यानी कि फैक्टर रेशियो, फैक्टर इनपुट रेशियो जिसको हम कह सकते हैं। इन बातों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बातें कही हैं और उन्हीं के आधार पर जो है सिद्धांत बनाए गए हैं। तो आगे हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।